ठीक है। तो आज एक लीड कोड का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। डायनामिक प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड है, नाइट डायलर। ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, मैं पहले बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग एक तरीके से करने वाले हैं जो शायद मेरे को नहीं लगता किसी और वीडियो में डाला हुआ है। और ये मैंने रिसेंट मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ताकि मुझे भी याद रहे और अगर किसी का काम आ जाए तो काम आ जाए। तो बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है, जो मेरे को लगा कि इट्स लाइक ए ब्लैक बॉक्स। वो हम एज्यूम करते हैं, कुछ रूल्स बना लेते हैं, कुछ टेम्पलेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं। अगर और अगर कंटेंट वाइज मैं यूट्यूब में देखूँ तो मैक्सिमम ऐसा लगता है रटा रटा है ज्ञान है, कई कोई सोल्यूशन उठा के छाप दिया, अलग तरीके से लिख दिया, उसी को समझाए जा रहे हैं। यहाँ पे मेरे को लगता है कि थोड़ा सा एक बेटर अप्रोच हो सकता है। तो कोशिश करते हैं, अगर कोई सेंस बनता है इस चीज़ का। ठीक है। बेसिकली अगर आप देखेंगे कि ये जो नाइट डायलर वाला जो कंटेंट है, तो इसमें ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द चेस नाइट हैज़ ए यूनिक मूवमेंट। इट मे मूव टू स्क्वायर्स वर्टिकली एंड वन स्क्वायर हॉरिजॉन्टली और टू स्क्वायर्स हॉरिजॉन्टली एंड वन स्क्वायर वर्टिकली। द पॉसिबल मूवमेंट्स ऑफ चेस नाइट आर शोन इन दिस डायग्राम। तो अगर आपने चेस खेला तो आपको पता है, अगर नाइट है तो वो एल सेप में चलता है। जैसे एक दो यहाँ पे खड़ा हो सकता है, 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 ऐसे। तो बेसिकली वो बोल रहा है नाइट का मूवमेंट सबको पता है। ठीक। दूसरा ये बोल रहा है कि एक नंबर पैड टाइप का चीज़ है, जिसमें 1 2 3 को जैसे अपने फ़ोन में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो उस पर ये बोल रहा है कि ये दोनों को छोड़ दीजिए आप, जो लाल वाले पे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर मैं नाइट का मूवमेंट यहाँ से शुरू करूँ, सपोज कि मैं 1 से शुरू करता हूँ, तो नाइट कहाँ पे जा सकता है, 4 7 8 पे जा सकता है, 2 3 6 पे जा सकता है, और 6 में से फिर आगे जाके 6 से 5 4 1 जा सकता है, 6 से 5 4 7 जा सकता है। बेसिकली बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो वो बोल रहा है कि अगर मैं आपको एक एन वैल्यू दूँ, एक फ़ोन नंबर आपको बनाना है ऑफ लेंथ एन। ठीक है। तो बस ये नाइट का मूवमेंट अगर दूसरे दूसरे जगह पे आप ले सकते हो, अलग अलग स्टार्टिंग पोजिशन। बेसिकली बोल रहा है यू आर अलाउड टू प्लेस द नाइट ऑन एनी न्यूमेरिक सेल इनिशियली एंड देन यू शुड परफॉर्म n - 1 जंप्स टू डायल इन नंबर ऑफ लेंथ n। तो वो बोल रहा है कि हर जगह पे आप कॉम्बिनेशन बना के आप कितने कॉम्बिनेशन बेसिकली बना सकते हो, इसके ऊपर सवाल है। ठीक है। एक बार पूरे से पढ़ लीजिएगा अगर डाउट है तो। इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बेसिकली वो बोल रहे हैं अलग अलग जगह से शुरू करके हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो पहला तो सवाल अपना ये बनता है कि जब मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो कैसे पता कि उसमें अपने में डायनामिक प्रोग्रामिंग लगेगा, 2 पॉइंटर्स लगेगा, कुछ तो क्लू होना चाहिए। तो जनरली एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है मेरा, अगर आपको कॉम्बिनेशन टाइप का सवाल है ना, डायनामिक प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ पे लग जाता है नॉर्मल। देखिए, डायनामिक प्रोग्रामिंग का अगर हम एक हिसाब लगाएं कहाँ कहाँ पे लग जाता है, जो अभी तक मेरे ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है आगे मैं इसको बोलूँ कि इससे ज़्यादा है या फिर इसमें से कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है। जनरली आपके ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर क्वेश्चंस होंगे जैसे कि आप मान लीजिए कि या मैक्सिमम बताइए, मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस, मिनिमम मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम, ऐसे कुछ जैसे कि मैक्स मीन, ऐसे कुछ, है ना। उस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसमें जनरल डायनामिक प्रोग्रामिंग लग जाता है। या फिर आपको अगर कॉम्बिनेशन टाइप का, कि अगर कुछ दिया हुआ है और उसके कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, कहाँ से बना सकते हैं, ठीक है, उसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग लग जाता है। तो बेसिकली अगर आप एक और चीज़ अभी अगर बोल रहा हूँ तो मैं बता दूँ, तो जो चीज़ रिकर्सन है, रिकर्सन का एक सबसेट है डायनामिक प्रोग्रामिंग। अगर आप सही से सोचें तो ये अगर रिकर्सन है तो इसका एक सबसेट है डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग के साथ सीन क्या है कि जो रिकर्सन का एक सबसेट जो मैं बोल रहा हूँ, तो रिकर्सन पे जो चीज़ किया जा सकता है वो बिना रिकर्सन के भी किया जा सकता है। बिना रिकर्सन से मेरा मतलब है कि हम वाइल लूप, फॉर लूप, कुछ भी डालें, लूप से बन सकता है। जो चीज़ लूप से हो सकता है वो रिकर्सन से भी हो सकता है, मैक्सिमम चीज़ जो मेरे ऑब्जर्वेशन में है। और अगर रिकर्सन के कॉन्सेप्ट पे बात करें तो आपको डायनामिक्स प्रोग्रामिंग समझने से पहले रिकर्सन समझना जरूरी है। और रिकर्सन अगर मैं समझाऊँ सिंपल भाषा में, एक छोटा सा समरी दे के समझाता हूँ कि उसमें क्या सीन है, क्यों काम करता है। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है मैं वो बताता हूँ। जावा लीजिए आप, या आप जावा स्क्रिप्ट लीजिए। ठीक है। ये दोनों के साथ मेरा थोड़ा एक्सपोजर है तो मैं इस पर बात करूँगा। ये लोग ना इंटरनली मेमोरी में स्टैक यूज़ करते हैं। स्टैक पता है आपको, स्टैक होता है आपका लास्ट इन फास्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले निकलेगा। तो ये बेसिकली मेमोरी का यूजेज है। तो हम जो सपोज करिए एक क्वेश्चन है जिसमें हमारा एन स्क्वायर का कॉम्प्लेक्सिटी है, दो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि दो फॉर लूप्स हैं। एक फॉर लूप है
और एक फॉर लूप है। तो उसमें से हम क्या करते हैं, जब रिकर्सन में डालते हैं तो वो इससे ऑप्टिमाइज इसलिए हो जाता है कि एक इटरेटिव लूप तो आप मान लो कि आप स्टैक यूज़ करके करा दे रहे हो, कि ये यहाँ पे अगर मैं स्टैक पे डालता जाऊँ एक चीज़ एक चीज़ एक चीज़, और वो निकलता जाए खुद ब खुद, है ना। तो इस पर मेरा कुछ ऑपरेशन का टाइम नहीं है, बट हम यहाँ पे मेमोरी कंज्यूम करते हैं। सो बेसिकली जब आप खाली फॉर लूप्स या इस पे खेलते हो, जब आप खाली लूप्स पे खेलते हो, तो आपके पास बस एक ही पैरामीटर है जिस पे आप कंट्रोल होता है आपका, वो है टाइम। आप यहाँ पे स्पेस का कुछ खास यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। बट जब आप रिकर्सन यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास दो चीज़ का कंट्रोल आता है, वो टाइम प्लस स्पेस। इसी वजह से वो थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, टाइम भी होता है डीपी में, है ना, स्पेस भी होता है, और आपका मेमोरी में स्टोर भी आप करते हो। बेसिकली डीपी वही है, ठीक है। तो ये है सिंपल से मैं चीज़ जो समझाना चाहता था कि रिकर्सन का ही एक सबसेट है डायनेमिक प्रोग्राम। तो अगर हम शुरू करें कि ये वाला हमको कैसे बनाए, तो पहले तो सवाल ये आता है कि चलो मेरे को समझ में आया कि रिकर्सन से हो जाएगा, लेकिन रिकर्सन का कोड भी कैसे लिखें। जो वे आई एम गोइंग टू टीच इज बेसिकली कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टॉप डाउन बनाइए, मतलब मेमोराइजेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो वाला मेथड से मैं करने की कोशिश करूँगा। और उस पर मेरे को लगता है एक डिस्कवरी है मेरा, पता नहीं कहाँ तक चलता है, बट बहुत सारे कोशिश में अब तक तो काम आ गया है। और मैं कोशिश करके देख रहा हूँ, हो सकता है कहीं पे अगर कोई अलग टेम्पलेट दिखे मुझे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो बेसिकली सवाल ये आता है कि हमने बोला कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आपका हर चीज़ लूप में हो सकता है, तो क्या वो हर चीज़ रिकर्सन में भी किया जा सकता है? सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव इन द सेंस, सपोज करिए मैं एक लूप में आपको बोलता हूँ प्रिंट करना है 1 से लेकर 5 तक, है ना। तो वो आप लूप में चला दो फॉर लूप पे, ठीक है। या फिर उसी चीज़ को हम रिकर्सन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। करने को तो आप दोनों में कर सकते हैं, लेकिन रिकर्सन से अगर डीपली करना है, ठीक है, तो क्या हर चीज़ जो रिकर्सन है उसको अगर मैं मेमोराइज करा दूँ, तो अगर मेरे को एक सिंपल वे बताना हो कि रिकर्सन क्या होता है, सॉरी डीपी क्या होता है, डीपी को अगर मेरे को समराइज करना हो, डीपी बेसिकली रिकर्सन प्लस मेमोराइजेशन, है ना। मेमोराइजेशन बेसिकली क्या होता है, हम लोग एक एक इंस्टेंस स्टोर कर देते हैं, अपने मेमोरीज में स्टोर कर रखते हैं, तो वो होता है डीपी। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर चीज़ जो रिकर्सिव है वो मेमोराइज किया जा सकता है? अगर मैं हर चीज़ हर रिकर्सिव सॉल्यूशन में एक मेमोराइजेशन डाल दूँ तो क्या वो डायनामिक प्रोग्राम बन जाता है? इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो आपका इससे पहले जो आएगा पार्ट 1 में, उस पर मैंने अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि क्यों नहीं चलता। आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें बहुत इंसाइटफुल है। बट बेसिकली आंसर जो मैंने अभी सवाल पूछा कि हर चीज़ में क्या डाला जा सकता है, डालने को तो डाल सकते हो बट वो काम नहीं करेगा। तो हर चीज़ पे ये काम नहीं करता, डजेंट वर्क लाइक दैट। इतना सिंपली काम नहीं करता कि हर चीज़ को मैं बस मेमोरी में डाल दूँ तो वो हो गया आपका डीपी, नहीं ऐसा नहीं होता। तो आपका मेमोराइजेशन कब करेंगे? सो बेसिकली सवाल ये उठता है कि जब मैं डीपी करने का कोशिश कर रहा हूँ, डायनामिक प्रोग्रामिंग करने का कुछ कोशिश कर रहा हूँ, तो हाउ शुड आई अप्रोच इट? मतलब एक डायरेक्शन तो मिले, है ना। बहुत सारे जगह पे बोल रहे हैं कि ये टेम्पलेट है, ये यूज़ कर लीजिए, वो यूज़ कर लीजिए, ऐसा है बना लीजिए। उसमें से ज़्यादातर क्या होता है, टेम्पलेट एक दो चीज़ों के लिए काम करता है, दूसरा उसके बाद पहुँचता नहीं है। और अगर कुछ थोड़ा सा आगे निकल जाता है, जो अपना थॉट से बाहर निकल जा रहा है, वहाँ पे हम सोच नहीं पा रहे हैं कि भाई इसको अप्रोच कैसे करें। एटलीस्ट अगर आप ये सॉल्यूशन यूज़ करेंगे जो मैं बताने वाला हूँ, तो उससे आपको एक डायरेक्शन तो मिल जाएगा कि एक तरीके से आप सोच सकते हो बेसिकली। अब बने ना बने वो तो प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है, और वो कभी कभी लक पे भी डिपेंडेंट हो जाता है। हो सकता है आप इंटरव्यू में कर रहे हो, नहीं हो रहा है, लेकिन घर पे की हो गया, बहुत सारी चीज़ों पे। बट इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट सही डायरेक्शन में तो ट्राई करें, गलत डायरेक्शन में ट्राई करने से बेहतर है कि सही डायरेक्शन में ट्राई करें। तो जो मेरा मेथड है, मैं इसको बोलता हूँ चॉइसेस, ठीक। अगर मैं बोलूँ कि डीपी सिर्फ उसी में लग सकता है जहाँ पे रिकर्सन हो, ठीक है। रिकर्सन में हमने कोड लिखा हुआ है विथ चॉइसेस। सो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब है जहाँ पे रिकर्सन होगा और उसके साथ चॉइसेस होगा, कि आपके पास चॉइसेस से मेरा मतलब क्या है कि यू हैव द ऑप्शन, यू हैव द ऑप्शन टू एदर सिलेक्ट और रिजेक्ट। मज़ेदार बात देखिए आप, ठीक है। एक चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो अगर मैं रिकर्सन है, रिकर्सन में अगर मेरे को डायनामिक प्रोग्रामिंग करना है तो मैं इसको मेमोराइजेशन कर दूंगा, तो वो डीपी बन जाता है ना। डीपी में बेसिकली काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ चॉइसेस। और ये जो चॉइसेस है, ये चॉइसेस दो टाइप के होते हैं, जिनको मैं बुलाता हूँ, पहला तो
कंडीशनल चॉइस, है ना, और एक है आपका अनकंडीशनल चॉइस। कंडीशनल और अनकंडीशनल का मज़ेदार बात क्या है, देखिए जैसे ये हमारा एक क्लासिक क्वेश्चन है फिबोनाची सीरीज या टाइमिंग स्टेयर्स, आप चेक कर सकते हो, मैं नाम लिख देता हूँ। तो अगर आपको कहीं पे भी देखोगे, आप डीपी का बेसिक क्वेश्चन अगर देखोगे तो वो बोलेगा कि चलो पहले फिबोनाची कर लेते हैं, है ना, तो या फिर क्लाइंबिंग स्टेयर्स, बेसिकली इसी का वेरिएशन है। तो फिबोनाची में क्या होता है कि आप एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू, ये है फिबोनाची सीरीज। ठीक है, सिंपल सा इंस्टेंस देता हूँ जहाँ पे कि हम बोलते हैं कि जब एफ ऑफ जीरो अगर वन है और एफ ऑफ वन वन है, ये हमारा बेस कंडीशन है। तो इसके ऊपर तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हो। लेकिन मेरा बोलने का पॉइंट ये है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनकंडीशनल चॉइस। आपके पास चॉइस का मेरा मतलब क्या है, बेसिकली आपके पास चॉइस है ना। अगर आप क्लाइंबिंग स्टेयर वाला देखें तो उसमें बोलता है कि ये स्टेयर कैसे, ऐसा कुछ, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, इसके पास ऑप्शन है कि ये यहाँ से एक स्टेयर ले या दो स्टेयर ले, ठीक है, और उसको आपको निकालना होगा कि मिनिमम कितने स्टेप्स लगेंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बेसिकली फिबोनाची का ही वेरिएशन है। तो बेसिकली बंदे के पास अभी चॉइस है ना कि वो हर एक स्टेज को या तो वो अभी यहाँ से एक सीढ़ी ले सकता है या फिर दो सीढ़ी ले सकता है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या बोलता है कि वो बोलता है कि मुझे पता नहीं कि कौन सा सही है, तो हम सारी चीज़ चेक कर लेंगे, सारे कॉम्बिनेशन चेक कर लेंगे, ठीक है। रिकर्शन का मतलब बेसिकली वही है कि हम इटरेट कर करके सारे कॉम्बिनेशन चेक करेंगे और जो उसमें से बेहतरीन है वही उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अनकंडीशनल चॉइस जो मैं बोलता हूँ, इसमें क्या है ना, इसका हर पॉइंट पे ये चूज करेगा कि या तो मैं एक लूँ या दो लूँ, इसको और कोई फैक्टर नहीं है जो कंसिडर करना है जब चॉइस करना है, ठीक है। अब कंडीशनल, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि आपको बेसिकली अनकंडीशनल चॉइस क्या होता है। बट लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट जिस पे हम बोलते हैं कंडीशनल चॉइस। अब देखिए कंडीशनल चॉइस क्या है, ये मजेदार चीज़ है। हो सकता है आपका चॉइस का ऑप्शन हो, है ना, बट वो किसी कंडीशन पे बेस्ड है। कंडीशन बेस्ड मतलब जैसे एक सवाल ले लीजिए कि मैंने एक किया था, शायद कुछ वर्ड ब्रेक या ऐसा कुछ था लीड कोड में। तो बेसिकली इसका एक एग्जाम्पल आप देखोगे तो उसमें बोलता है कि सपोज करो मैंने आपको एक स्ट्रिंग दे रखा है, ठीक है, लीड कोड, ठीक है, वो बोलता है मैंने और एक डिक्शनरी दे रखा है, लीड कोड, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या आप इस फुल स्ट्रिंग को ऐसे तोड़ सकते हैं कि ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन, यहाँ पे वो जो वर्ड्स है उससे ही बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशनल क्यों होता है, तो आप बेसिकली एक स्ट्रिंग को आप ट्रेवर्स कर रहे हो, आपने एक, लेट्स से आपने एक फंक्शन लिखा, यहाँ पे एक इंडेक्स आपने डाला और एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाला, और बेसिकली जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आप वो स्ट्रिंग पे अपेंड करते जा रहे हो, है ना, कि जो तुम्हारा आपका कैरेक्टर है और जहाँ पे आपका जो पॉइंटर है ना कि वर्ड डॉट कैरेक्टर आई ऐसा कुछ, हाँ। लेकिन आपके पास चॉइस तब आता है जब आप देखते हो कि यार ये जो मैंने वर्ड बन गया लीट, सपोज के लिए, तो मैं बोलूँगा कि यार ये लीट यहाँ पे है ना, जब ये वर्ड यहाँ पे है तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। क्या मेरे को ये लीट वर्ड को ही लेके ले लेना चाहिए और अगले से नया वर्ड बनाना चाहिए, सी ओ डी, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक एल ई टी सी ओ है, ठीक है, सी ओ है, सब अलग कॉम्बिनेशन में बन सकता है। तो इस पे आपका एक चॉइस बनता है, आपके पास चॉइस है, बट ये बेस्ड ऑन कंडीशन कि जब ये चीज़ यहाँ पे डिक्शनरी पे मैच कर जा रही है जो वर्ड मेरे पास है, तो मेरे पास सवाल उठता है कि मैं उसको वैसे ही का वैसे ही रखूँ या एक और उसके आगे बढ़ के देखूँ। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग बोलता है भाई आपको तो दोनों केस चेक करना है ना। तो उस केस में हम अगर देखेंगे तो उस पर ये वाला भी वो पहले वीडियो में डाला हुआ है, मैं बस समराइज कर रहा हूँ। तो उस पर भी आप अगर चेक करोगे तो उस पर भी क्या क्या है, जब भी वो मैच करता है तो एक कंडीशन तो है कि वो नॉर्मल जैसे आगे बढ़ रहा था वो आगे बढ़ के देखेगी, हो सकता है कि लिटको वाला अपना बेस्ट सोल्यूशन हो, ठीक है। और एक कंडीशन ये वाला भी रहेगा जहाँ पे आप ये वाला चेक करते हो कि हाँ मैं ये वाला वर्ड ले लूँगा और दूसरा नया वर्ड बनाना शुरू करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा बोलने का मतलब ये है कंडीशन बेस्ड चॉइस। अब सवाल आता है हम लोग इसको यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंपल सा हिसाब है, देखिए आप, ठीक है, जब भी ऐसे मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो मैंने क्या किया है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ इसका सोल्यूशन मैंने कैसे निकाला, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सोल्यूशन वोल्यूशन देखने जाएंगे तो इसमें क्या क्या लिखा है भगवान जाने, मतलब ऐसा लगता है जैसे काउंटर इंट्यूटिव बेसिकली मेरा बोलने का मतलब है। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या किया है।
मैं अभी डायरेक्ट कोड नहीं करूँगा क्योंकि अभी तक मैं उतना भी प्रो आदमी हूँ नहीं, तो कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ठीक है, ये सॉल्यूशन मैंने लिखा। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ये एक एक चीज़ क्यों लिखा है। ठीक है, आप पहले इसको इग्नोर करिए। ठीक है, जो सेट वेट मैंने लिखा है इसका कुछ काम नहीं। ठीक है, उसने बोला है कि अपने पास एक नमपैड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 -1। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद से एरे बना लिया कि चलो भाई ये तो फिक्स्ड है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जहाँ पे वो जा नहीं सकता उसको मैंने -1 डाल दिया। ठीक है, -1 0 -1। ठीक है, स्टेप्स वाले का हिसाब क्या है ना, मैक्सिमम आपका जो नाइट के मूवमेंट वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, नाइट का मूवमेंट, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, सपोज करिए आपका नाइट खड़ा है रो और कॉलम आर सी पे, तो वो यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, इसके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ये यहाँ से ऐसे जाएगा, है ना, बेसिकली इस पर क्या होगा, रो बढ़ जाएगा R+2 C+1। ठीक है, या फिर यहाँ से लेफ्ट निकल जाएगा तो ये हो जाएगा R+2 C-1। ठीक है, या तो यहाँ से आगे निकल जाएगा तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा आपका R+1 हो जाएगा और C+2 हो जाएगा। यहाँ से पीछे निकल जाएगा तो इसका निकल जाएगा आपका R+1 C-2 आ जाएगा, है ना। वैसे ही ऊपर भी आप करोगे तो इसके दो चीज़ें बहुत सही, है ना। देखिए R-2 C+1। ठीक है, R+2, सॉरी R-2 की होगा और ये C-1। बेसिकली आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, छः छः इसके बेसिकली कॉम्बिनेशन है ना, कि कभी रो एक से बढ़ता है, कभी कॉलम एक से बढ़ता है। तो आप करने को तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जब आपको ट्रेवर्सल कराना है तो मैं हर जगह पे डाल दूँ कि R+1 R-2, ये सारे कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हो, बट उसमें क्या होगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, उसके बाद हैंडलिंग भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है फिर, है ना। तो उससे बेहतर क्या किया है मैंने ना, एक उसके स्टेप्स को बेसिकली डाल दिया। एक तो हो सकता है कि वो -2 1 चले, -2 -1 चले, 2 1 चले, 2 -1 चले। ये जो +2 -2 जो मैंने किया है इसको स्टेप्स में डाल दिया और इसको फॉर लूप में डाल के एक जगह पे बस स्टोर करा देता हूँ, तो मेरा ईज हो जाता है करने को आप दूसरे वे से भी कर सकते हो, बट दिस इज जस्ट ए बेटर वे। ठीक है, तो लेट्स सी मैंने इसमें कैसे किया था। ठीक है, अब उसने बोला है कि अपने को कि आप हर स्टार्टिंग पॉइंट पे चेक कर सकते हो, है ना, कि वहाँ वन पे नोट पैड पे जो है वो अपना जो भी आपका यहाँ पे है, जो बेसिकली मैंने बनाया है, जो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये बस मेमोरी में यही बनाया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और 0, और यहाँ पे -1 बनाया, -1 बनाया। ठीक है, थोड़ा सा लेट कर रहा है बट समझ में आ जाएगा। तो वो बोलेगा आप किसी भी पोजीशन से शुरू कर सकते हो, तो उसके वजह से मैंने बस ये एक लूप डाला था जो मेरे को ट्रेस करने की हेल्प करेगा कि हर पोजीशन में कितने कितने कॉम्बिनेशन में बना पा रहा है। और जब भी आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग का सवाल मिलता है, मेरा अप्रोच ये कहता है, जो वो पहले वीडियो में मैंने डाला हुआ है, कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक हेल्पर फंक्शन बना लीजिए, जो कि ये वाला है पब्लिक इंट हेल्प, है ना। ये वाला अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली ये एक हेल्पर फंक्शन है। और इसका कैसे बनाओगे आप, इस पर आप पहले डालोगे जो भी आपका ऊपर वाले जो मेन फंक्शन में रिटर्न टाइप है वही वाला आप डालोगे यहाँ पे। ठीक है, इंट मैंने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप जो पैरामीटर आप पास करना है ना, आपके जो पैरामीटर्स आप पास करते हो, तो ये वाला भी एक चीज़ नोट करने लायक है, जो भी आप पैरामीटर्स पास करते हो उसमें से कुछ है आपके स्टैटिक पैरामीटर्स, ठीक है, स्टैटिक पैराम्स, और कुछ है चेंजिंग पैराम्स या फिर डायनामिक पैराम्स जो भी है। ठीक है, तो आप दोनों को पास कराओ जिस पे आपको काम है ना। और चेंजिंग पैराम्स अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, बट अभी के लिए मेरा ये जो स्ट्रिंग नंबर है, बेसिकली ये नंबर ये मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से नंबर बनते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करता हूँ कि देखने के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और एन जो है वो मेरा स्टैटिक है। एन जो है बेसिकली वो मिला हुआ है मेरे को कि आपको 8 डिजिट का बनाना है, 9 डिजिट का बनाना है, 10 डिजिट का बनाना है। ठीक है, और आर और सी है मेरा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, बेसिकली यहाँ का 0 1 2, ये कुछ ऐसा हुआ उसके रोज और कॉलम्स के लिए। ठीक है, अभी तक अपने पास हिसाब सिंपल है ना। और जैसे कि आपको पता है रिकर्सन में सबसे पहले आप एक ये लिखते हो एग्जिट सिनेरियो, कि कौन सा मेरा बेस कंडीशन है। तो ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये एक बेस कंडीशन है मेरा,
ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर एन आपका जीरो हो गया तो भाई निकल ही लो, मतलब एक तो कॉम्बिनेशन बन गया ना, तो आप रिटर्न वन कर दो। ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे कि अगर ये बाउंड्री से बाहर निकल रहा है, आर इज नम डॉट लेंथ, आर इज लेस देन जीरो, या फिर कॉलम अगर कॉलम वन लेंथ से ज़्यादा निकल रहा है या फिर जीरो से पीछे हो जा रहा है, तो उस वाले केस में उसका मतलब ये है ना कि इनवैलिड केस हो गया, कि मेरा इसका मतलब मेरा घोड़ा जो यहाँ पे था मैंने इसको चेक किया है यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो उसके लिए वहाँ बस एग्जिट करा दो, उसमें कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे सिंपल से मैंने इसलिए ये वाला डाला, या फिर ये वाला केस है तो रिटर्न जीरो करा दे भाई। और अगर नम आर सी जो यहाँ पे अगर पहुँच जाता है -1 किसी भी तरह से कहीं से भी ट्रैवल्स करके, तो इसका मतलब ये तो मैं कंसिडर कर नहीं सकता ना, तो ये वाला भी मेरे लिए फॉल्ट केस है, तो इसको भी मैं बोलूँगा कि ये वाला इनवैलिड केस है, यहाँ पे जीरो डाल दो। ठीक है। तो ये कुछ अपने एग्जिट सिनेरियोज बन गए। ठीक है। अब दूसरा आते हैं उसके बाद क्या क्या। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चलो ये वाला हो गया मेरे जो बेसिकली इनवैलिड सिनेरियोज। ठीक है। उसके बाद अपने आते हैं, ये है इनवैलिड सिनेरियोज मैंने हेल्प, बेसिकली ये आपका रिकर्सन को एंड करने की हेल्प करता है ना। इनवैलिड सिनेरियोज यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब आते हैं वैलिड वाले पे, जो है वैलिड केस, है ना। अब अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया है, एक सम डाला है। ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। अभी देखिए आप, एक सम डाला है मैंने, है ना। और उसके बाद मैंने क्या किया, वो जो मैंने स्टेप्स वाला बनाया था जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, सारे कॉम्बिनेशन में लिख रखे हैं यहाँ पे -2 -1, ये वाला को बस मैं रो और कॉलम पे ऐड करता जा रहा हूँ। यहाँ पे स्टेप्स मैंने ट्रेवर्स किया, रो इज टू स्टेप्स I0। ठीक है। कॉलम हुआ स्टेप्स I1। जो सम है वो बेसिकली हर वो चीज़ के कॉम्बिनेशन पे वो ऐड करता जाएगा, कि अगर मैं रो +2 करके C माइनस लेता हूँ तो क्या बन रहा है ना। ये रिकर्सन वाला है अपना, है ना, जो कि अपना चॉइस वाला है। तो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है किस टाइप का, कंडीशनल बेस्ड चॉइस है या अनकंडीशनल चॉइस है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अनकंडीशनल चॉइस है, मतलब हर पॉइंट पे उसके 6 रास्ते पॉसिबल है ना। अनकंडीशनल चॉइस है, अनकंडीशनल चॉइस टाइप्स, उसके 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल। अब वो आगे जाके अगर वो इनवैलिड जाते हैं तो मैं वो इनवैलिड सिनेरियो पे हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन एट एनी पॉइंट उसके पास तो चॉइस है ना, उसको तो और कुछ फैक्टर देखना नहीं है ना। तो ये उसका अनकंडीशनल चॉइस हुआ। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे और कुछ इफ इफ कुछ है नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल है कि आप अगर यहाँ पे है तो आप वो हर डायरेक्शन में आप ट्रैवर्स करके देखो। ठीक है। और जो वहाँ पे मिलता है मैं उसको रिटर्न करा देता हूँ। तो ये हो गया आपका सिंपल सिनेरियो, ये है रिकर्सन अप्रोच। अभी तक जो हमने किया ये है रिकर्सन, है ना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, जो डीपी जो चीज़ है वो रिकर्सन प्लस आपका मेमोरी का यूटिलाइजेशन है, आपको सेव करना है। बेसिकली होता क्या है, सपोज करिए जैसे एक बंदा है, मान लीजिए एक बंदे का नाम है साई। ठीक है। एक बंदे का नाम है सचिन। एक बंदे का नाम है आकाश। ठीक है। तो मेरे को एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि तो मैं सचिन से पूछता हूँ। सचिन बोलता है यार मेरे को तो नहीं पता, मैं आकाश से पूछता हूँ। तो आकाश बोलता है कि मैं बोलता हूँ कि यार ये वाले बंदे का एज क्या है। ठीक है। तो सचिन बोलता है मेरे को नहीं पता यार। तो ये पूछता है इसको कि ए वाले एज बंदे का एज क्या है। तो ये बोलता है ए वाले बंदे का एज है 30। ठीक है। और ये वैल्यू इसको रिटर्न करता है, बोलते हैं यार 30 है। तो ये मेरे को रिटर्न करा देता है। ठीक है। लेट्स करिए कि और एक कोई बंदा आता है जिसका नाम है रोहन। ठीक है। वो यहाँ से आके फिर से वो सचिन को पूछता है कि यार ए वाले बंदे का एज क्या है। अब सचिन को तो याद है ना, सचिन तो इंसान है, उसको याद है कि अभी साला फिर से आकाश के पास जाऊंगा और पूछूंगा कि भाई ए वाले बंदे का एज क्या है, तो वो बताएगा तो गुस्सा करेगा। उससे अच्छा उसको याद है, उसको बोले मैं 30 पता है मेरे को। तो यही होता है आपका मेमोरी का यूटिलाइजेशन। यहाँ पे सचिन वाला जो बंदा है उसको पता है कि ए वाला अगर मेरे को कोई पूछता है तो मेरे को ऑलरेडी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ चुका है, मैंने अपने सबऑर्डिनेट से पूछ चुका हूँ, तो उसने बोला था 30। तो मैं इसको याद रखा है। तो वही वाला चीज़ होता है मेमोराइजेशन बेसिकली। वो हम बोलते हैं कि जो आपके चेंजिंग पैरामीटर्स हैं, राइट, अगर यहाँ पे आपको मेमोराइज करना है तो कैसे करेंगे आप वो देखिए। मैंने बोला था कि आपने जब ये हेल्पर फंक्शन बनाया, इस पर कुछ आपके स्टैटिक नंबर्स हैं, ठीक है, कुछ डायनामिक है। अगर आप देखोगे स्ट्रिंग नंबर, है ना, नंबर का अपने में कोई यूटिलिटी नहीं है। ये बस मेरे को चेक करने के लिए, मैं अपने ईज के लिए कर रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से नंबर बन रहे हैं। इसको अगर मैं हटा दूँ तो क्या इसका कोई कहीं और यूज़ हुआ है क्या ट्रैवर्सल के अलावा, है ना। आप देखोगे नंबर का कहीं पे कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है। तो मैं नंबर का अगर हटा दूँ तो मेरे पास 3 डायनामिक कंटेंट है। एन चेंज होता है, एन बेसिकली डिक्रीज होता जाता है हर बार, है ना। आर जो है वो चेंज हो रहा है और सी चेंज हो रहा है। तो मेरे पास 3 चेंजिंग पैरामीटर्स हैं। अगर मेरे पास 3 चेंजिंग पैरामीटर्स हैं तो मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए सबसे सिंपल है भाई, मैं एक मैप ले लूँगा, है ना। मैं एक मैप ले लूँगा जिस पे
दो टाइप की चीज़ होंगी, एक होगा स्ट्रिंग और मैं रिटर्न टाइप जो है वो इस यहाँ का रहेगा इंटीजर, ठीक है, और स्टोर करते जाऊँगा। तो इस वाले चीज़ को मैंने क्या किया, थोड़ा सा और रिफाइन करके बेसिकली यहाँ पे लिखा, जो मेरे को ये देता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने वही किया है, मैप है। अब ये लॉन्ग लॉन्ग क्यों लिखा है ना, इसके लिए ना इस क्वेश्चन में फालतू में इसने क्या कर रखा है कि बोल रहा है एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन हो सकता है, और आप एक काम करो कि आप कहाँ गया यार ये वाला, सॉरी दूसरा पेज पे चला गया, ये डिस्क्रिप्शन पे ये बोल रहा है कि बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऑफकोर्स 9 डिजिट 10 डिजिट 3000 डिजिट का भी क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना। तो वो बोलता है कि इतने सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो आप 10 मॉडुलस 7 करो, ये करो वो करो, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके चक्कर में क्या करते हैं ना, जब वो इंट में उस उतना है होल्ड नहीं कर पाता, उसके लिए लॉन्ग यूज़ करना पड़ता है, वरना उसका ज़रूरत नहीं था। थोड़ा एक लेवल अप और एब्स्ट्रैक्शन डालने में कुछ उसका कुछ पॉइंट नहीं है, बट आपको किसी ने पूछा है तो डालना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो मैप है ना, मैप वगैरह मैंने बनाया एक, और ये जो मैप का सीन है वो क्या करता है, आपका ये जो हेल्पर फंक्शन है ना, मैंने एक मैप बनाया, और ये जैसे मैंने बोला कि हर चीज़ पे इटरेट करके देखना है, इसको चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पे वैलिड मूव बोल के ये कोड को थोड़ा और सेग्रीगेट कर दिया है। वैलिड मूव मतलब क्या, ये जो मैंने डाला था कि आर 0 से बड़ा हो गया, सी 0 से बड़ा हो गया, नंबर लेंथ, जो इनवैलिड सिनेरियो है उसको मैंने एक वैलिड मूव बोल के एक फंक्शन का नाम दे दिया है, और यहाँ पे बस मैं उसको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करा रहा हूँ। तो जब ये अगर वैलिड मूव नहीं है ना, जो कि मैंने अपने कोड में यहाँ पे आपको दिखाया था ना, ये जो वैलिड वाला फंक्शन है इनवैलिड सिनेरियोस, इसको मैंने बस एक और फंक्शन में डाल दिया है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है और कुछ नहीं। तो अगर है तो रिटर्न जीरो करा दो, जो हम पहले भी कर रहे थे, या फिर अगर नहीं है तो मैंने की बनाया RCN का, ठीक है। और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या ये की प्रेजेंट है मेरे मैप में, अगर प्रेजेंट है तो यहीं पे रिटर्न करा दो, ठीक है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो जहाँ पे आप रिटर्न कराने वाले हो वहाँ पे उसको रिटर्न कराने से पहले उसको बस मेमोरीज पे सेव करना है। तो ये वाला बस इतना अगर आप करते हो ना, आपको पहले निकालना है रिकर्सन। रिकर्सन पे मेमोराइजेशन करना उतना कॉम्प्लिकेटेड जनरली होता नहीं है। देखिए, बस एक मैप डाल दिया है ना, और मैप का वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं, सेट करा रहे हैं, और कुछ नहीं। लेकिन आपका मैप वाले पे आपका दिक्कत नहीं आएगा, आपको उससे पहले इस पे चेक करना है, बेसिकली रिकर्सन वाला फिगर आउट करना है। और रिकर्सन के लिए मैंने बोला कि दो टाइप की चीज़ें हैं ना, कि एट एनी पॉइंट क्या ये बंदे के पास चॉइस है। अगर कोई रिकर्सन में प्रॉब्लम है, जैसे कोई ट्री ट्रैवर्सल मान लीजिए, ठीक है, रिकर्सन में उसको कोई चॉइस नहीं होता ना, आपको नीचे ही जाना है, ठीक है। आप नीचे से बगल पे तो नहीं जा सकते, समझ रहे हो आप, अगर पढ़ोगे ट्री ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल जो भी है, तो उसमें कोई चॉइस नहीं है। तो जब चॉइस नहीं होता ना, उसमें वो डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं लगता है। जब आपके पास रिकर्सन प्लस चॉइस है अवेलेबल, एट एनी पॉइंट आपके पास चॉइस, अब चॉइस दो टाइप का हो सकता है, कंडीशनल अनकंडीशनल, बट आपके पास चॉइस होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर चॉइस लग सकता है तो वहाँ पे डीपी लग सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस बंदे के पास इतनी सारे चॉइसेस हैं, 8 जगह जाने के चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जगह जाने के चॉइसेस हैं, और ये अनकंडीशनल है। बेसिकली वो जहाँ पे भी है वहाँ से 8 जा सकता है, आगे जाके वो वैलिड जगह पे लैंड करता है या इनवैलिड जगह पे लैंड करता है, वो बात का दिक्कत है। लेकिन उसके पास कोई और पैरामीटर है नहीं, बट वो डायरेक्ट वहाँ पे चॉइस है। तो यहाँ पे आप उसको ऐसे अप्रोच कर सकते हो। तो बेसिकली जब आप डीपी देख रहे हो तो आप ऐसे सोचो कि आपको अगर क्वेश्चन मिला है तो आप देखो कि पहला तो क्या ये कॉम्बिनेशन टाइप का सवाल है या फिर चॉइसेस वाले सवाल है। अगर चॉइसेस वाले सवाल है, चॉइस है, तो मैं उसको मेमोराइज कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले आप फिगर आउट करना है कि रिकर्सन वाला कोड कैसे लिखोगे। तो रिकर्सन वाला कोड लिखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि पहले तो एक हेल्पर फंक्शन बना लो, ठीक है। और अपने ईज के हिसाब से आपको जो भी सही लगता है, एन है, आर सी है, ठीक है। आप नंबर वाला भी हटा दिया, नंबर का कुछ काम ही नहीं है ना भाई, नंबर तो बस मैं विजुलाइज करने के लिए डाला हुआ था। तो एन आर सी है ना, और आप यहाँ पे देखोगे कि एन इक्वल टू 1 रिटर्न वैल्यू मूव जो भी है, ठीक है, या फिर ये है, ठीक है। तो आप एक एग्जिट सिनेरियो देते हो, ये एग्जिट सिनेरियो है बेसिकली, ठीक है। और ये आपका इनवैलिड केस सिनेरियो है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपका चॉइस है यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, सपोज करिए यहाँ पे मेरे को निकाल दे सारे कॉम्बिनेशन। सपोज कीजिए वो बोलता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेगा, बोलेगा कि कौन से नंबर पेयर पे आप रखोगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ऐसा कुछ है ना। तो इन दैट केस आपको मैथ या ऐसा कुछ यूज़ करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यहाँ पे ही थोड़ा बहुत बदलता है, वरना आपका जनरली अप्रोच ऑफ डूइंग प्रॉब्लम इज सेम। आपको बस निकालना है कि चॉइस क्या है उसके पास, और वो चॉइस किसी कंडीशन पे बेस्ड है या फ्री विल चॉइस है, किसी अनकंडीशनल है। यहाँ पे उसका अनकंडीशनल चॉइस है, तो यहाँ पे मैंने बस उसका चॉइस पे ट्रेवल्स कराया उसको,
और जो भी मेरा रिजल्ट आता है मैंने उसको रिटर्न करा दिया। इतना पे आपका क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप देखोगे इसको मैं अगर सबमिट करूँ तो मेरा इतने में बनता है ना। और मैं बाकी के इसके कुछ सॉल्यूशंस देखें जो मेरे को मेरी तो इंट्यूशन से बाहर थे भाई। ऐसे हो सकता है बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, उनको पता होगा, उनको दिख के समझ में आ जाता होगा कि भाई हम ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन मेरे तो भाई वो अकल से बाहर गया। जैसे कि ये देखिए, ये लोग पहले बोल देते हैं कि हम लोग यहाँ 4 6 7 9 4 8 ये सब स्टोर कर लेंगे, ऐसे करेंगे। ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। ठीक है, मैंने बोला अपना एल्गोरिदम इतना स्मार्ट होना चाहिए कि सिंपल, अगर मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक टेम्पलेट में बस फॉलो करूँगा। पहला मेरा ये है कि मैं देखूँ कि ये रिकर्सन पे हो सकता है क्या। अगर रिकर्सन पे हो सकता है, दूसरा मैं चेक करूँ क्या इस पर चॉइसेस हैं। अब इसके पास और चॉइसेस अगर हैं तो उसके बाद मैं चेक करूँगा कि चॉइसेस हैं तो किस टाइप के चॉइसेस हैं। क्या वो फ्री चॉइसेस है, फ्री विल, या मतलब अनकंडीशनल चॉइसेस, या फिर कंडीशन बेस्ड चॉइसेस। उस हिसाब से बस कोड लिखना है। जब कोड लिखेंगे दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक हेल्पर फंक्शन बनाना है जिसका रिटर्न टाइप आपको जिस टाइप में चाहना है वो उस पर लेना है। और आपको यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है जिन पर आप काम करोगे, जिन पर आपको देखना है। ठीक है, अब वो और उसमें से जो डायनामिक वेरिएबल्स होते हैं, है ना, जो चीज़ चेंज हो रहे हैं, बेसिकली आप बोलोगे कि जब एन ये है और आर ये है और सी वो था तो क्या मेरे को वैल्यू मिलता था, वैसे आपको स्टोर करोगे ना। तो आपके तीनों के तीन जो चेंजिंग पैरामीटर्स हैं उसको आपको मेमोराइज कराना पड़ेगा। बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट इज यूजिंग मैथ फॉर दैट। होपफुली आपको वीडियो में कुछ अच्छा इंसाइट मिला होगा, समझ में आया होगा। एंड बताइए कमेंट्स में अगर सही लग रहा है, या फिर अगर आपको कुछ फ्लॉ है इसमें, या फिर ये अप्रोच आपने कहीं पे और कहीं पे देखा हुआ है। आई वुड बी रियली ग्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।